नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आपकी शहर आपकी खबर का वक्त है। सबसे पहले खबर नरसिंहपुर से, जहां पर बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कंधा दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए एसआई बनाया जाएगा। इसके साथ ही परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। आशीष शर्मा के नाम पर गांव में एक पार्क और स्टेडियम बनाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार दोपहर को शहीद की पार्थिव देह नरसिंहपुर में उनके गृह ग्राम बोहानी लाई गई। घर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा मुक्तिधाम के लिए निकाली गई। लोगों ने घरों की छतों पर खड़े होकर शहीद पर फूल बरसाए। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी और जैसे तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रहलाद पटेल ने शहीद को कंधा दिया। नरसिंहपुर से तस्वीरें हैं। परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देगी सरकार और राजकीय सम्मान के साथ जहां पर अंत्येष्टि की गई, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से बहुत कम उम्र में शहीद आशीष शर्मा ने लोहा लिया और वीरता का उदाहरण पेश करते हुए न सिर्फ उन्हें 1 बार बल्कि 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका था। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो दुश्मन हैं या कहीं जो नक्सली हैं, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि जीतू पटवारी भी पहुंचे थे इस दौरान। ये तस्वीरें जैसे दिखाई दे रही हैं। और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मध्य प्रदेश गणेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। गणेश, पूरे गांव ने जहां नम आंखों से विदाई दी शहीद को, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी पहुंचे, प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस भी मौजूद थे। गणेश बिल्कुल, हम बता दें, गांव ही नहीं, शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में गमगीन माहौल है। और देश के मुखिया, सत्ता पक्ष के नेता हों, उमंग सिंघार हों, नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हों, या प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी हों, सभी लोग शहीद परिवार के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। तो वहीं आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आशीष शर्मा का जो स्वभाव था और जो उसके परिजनों का स्वभाव है या उनका जो बैकग्राउंड है, बहुत ही सौम्य और साहसी स्वभाव है उनका। जी गणेश, हालांकि अब गांव में जिस तरह से सम्मान के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार तो किया गया और परिवारजनों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि भी दी है, साथ ही साथ ऐलान भी किए हैं मुख्यमंत्री ने, ताकि शहीद आशीष जी को हमेशा याद किया जाता रहे और वो जिस तरह वीरता के साथ नक्सलियों से लड़े हैं, मुठभेड़ की है, उसे हमेशा याद किया जाता रहे। उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके का अदम्य साहस आशीष शर्मा ने दिखाया है, उसके लिए उनके गांव वालों ने, उनके परिवारजनों ने कहा है मीडिया से कि हमने आशीष शर्मा को हम दो रूप में देखते थे। जब वो गांव आते थे तो कभी लगता नहीं था कि मतलब वो किसी ऐसी फोर्स में है जहाँ पे दुश्मनों से, नक्सलियों से सामना करना पड़ता होगा। और यही बात आज कैलाश मकवाना डीजीपी के सामने भी उनके परिवारजनों ने की। तब उन्होंने मांग की कि मतलब कम से कम परिवार में जो उनके छोटे बेटे हैं उनको एसआई उप निरीक्षक का पद दिया जाए। बाकी राशि की तो उन्होंने कोई मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राशि की भी घोषणा की है और संभवतः जो आप जो मांग कर रहे हैं एसआई पद की, उसको स्वीकार किया जाएगा। बाद में मुख्यमंत्री जब नरसिंहपुर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार के व्यक्ति को एसआई का पद दिया जाएगा और 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, जिसको लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार हैं या जीतू पटवारी हैं, उन्होंने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नक्सली मुठभेड़ में आशीष शर्मा शहीद हुए और जिनका अंतिम संस्कार किया गया। बोर तालाब क्षेत्र में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें गोली लगी थी।
हम सबके लिए ये कष्ट का भी, दुख का भी क्षण है, लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है। और प्रारंभ से ही आशीष अपने जांबाजी के लिए जाने जाते थे। मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और एक बार नहीं, दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर के साथ डिजिटल अरेस्ट कर 68 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। आरोपियों ने खुद को भोपाल पुलिस बताकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने स्टेट साइबर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार 65 साल के दयाराम देशमुख शाहपुरा में रहते हैं। उनके बेटे पीयूष देशमुख ने बताया कि पिता बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर हैं। सोमवार को अज्ञात मोबाइल धारक ने उन्हें कॉल किया और स्वयं को भोपाल पुलिस अधिकारी बताकर उनके कार्यकाल के दौरान हुए 4 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में जेल भेजने की धमकी दी। आरोपियों ने उनकी बहन को भी जान का खतरा होने की चेतावनी दी। इससे दयाराम देशमुख घबरा गए और पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई। बाद में आरोपियों ने जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया और उन्हें एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट कर रखा। इसके बाद उनके मोबाइल में सिग्नल ऐप डाउनलोड कराया गया और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे पूछताछ की गई। पूरी घटना को असली दिखाने के लिए पूछताछ करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी की तरह वर्दी पहनने ऑफिस में बैठा था। आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि यदि वे जांच में सहयोग करेंगे तो उन्हें बचा लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें सुरक्षा राशि के तौर पर कुछ रकम अपने बताए खातों में ट्रांसफर करने को कहा। इसके बाद मंगलवार को माता पिता बैंक पहुंचे और 5 अलग अलग एफडी से करीब 68 लाख रुपए आरोपियों को बताए खातों में ट्रांसफर किए गए। आरोपियों ने कहा कि अब किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने तक किसी को इस बारे में जानकारी नहीं देनी है। जब मामला बेटे के संज्ञान में आया तो उन्होंने पिता को लेकर स्टेट साइबर कार्यालय पहुंचे और गुरुवार को फिर शिकायत दर्ज कराई। तो डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी की गई है। रुक कर लेते हैं सीधे राजधानी का। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से। गौरव, इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला राजधानी भोपाल में सामने आया है और इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से करीब 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी यहाँ पे की गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूकता की जा रही है, लेकिन अब भी लोग इसके जाल में फंस रहे हैं। बताना चाहूँगा, जिसके साथ ठगी की गई है वो पूर्व बैंक मैनेजर हैं और करीब 2 दिन तक इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। जब इसकी जानकारी परिवार को मिली तो परिवार ने भी इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिन नंबर से कॉल आया था उन नंबर को अब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जिन नंबरों से कॉल आता है वो या तो देश के बाहर के नंबर होते हैं या तो ऐसे इस तरीके से उन नंबरों को डाइवर्ट करके कॉल किया जाता है कि जब उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो वो लोकेशन कहीं और की मिलती है। फिलहाल इस मामले में अगर बताना चाहूंगा तो यहाँ पे पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो बैंक मैनेजर हैं उनको ये कहकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था कि उनका नाम 4 करोड़ के एक घोटाले में सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उनकी बहन और उनके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी और इन्हीं सबसे घबराकर करीब 2 दिन तक जो पूर्व बैंक मैनेजर हैं ये डिजिटल अरेस्ट रहे और ये धीरे धीरे करके इनसे जालसाजों ने करीब 68 लाख रुपए ले लिए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन जो पैसा है उसको पुलिस अब तक ट्रेस नहीं कर पाई है क्योंकि ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ये 2 दिन के अंदर की गई है और ऐसे में देखा जाता है कि अगर आधे घंटे के अंदर बैंक्स के पास या पुलिस के पास जानकारी पहुंच जाती है तो इस पैसे की रिकवरी की जा सकती है, लेकिन इस पैसे को ट्रांसफर किए हुए काफी समय बीत चुका था जिसकी वजह से अब रिकवरी भी इस पूरे मामले में लगभग नामुमकिन है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि डिजिटल अरेस्ट से केवल जागरूकता के माध्यम से ही बचा जा सकता है क्योंकि एक बार अगर कोई इसके शिकंजे में फंसता है तो ऐसे में रिकवरी हो पाना लगभग नामुमकिन होती है। अब इस पूरे मामले की जांच जो है साइबर सेल के पास भी पहुंची है। अब साइबर सेल भी इस पूरे मामले में छानबीन कर आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है।
डिजिटल अरेस्ट में लगभग ये देखा जाता है कि जो सिम और जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं वो कई बार फर्जी निकलते हैं और ऐसे में इस तरह के गिरोह ज़रूर पकड़ में आते हैं। अब जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर के आईपी एड्रेस को तो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो साथ ही साथ जिस मोबाइल से फ़ोन आया था उसके ईएमआई को भी अब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ भी इस मामले में आगे निकल कर सामने आता ठीक। है तो अब इस मामले में खुलासा साइबर क्राइम की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल हाँ। शाहपुरा थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो साइबर डेस्क है वो इस पूरे मामले में अब छानबीन साइबर सेल के साथ कर रहा है। जी। ठीक, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी, लेकिन इस बीच आपको गौरव हमारे साथ बने रहना होगा। एक और खबर है राजधानी से, वो भी दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे और उस बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व बैंक मैनेजर के साथ 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला है। डिजिटल अरेस्ट की गई थी ये धोखाधड़ी। हालांकि ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर फ़ोन लगाया। इसी तरह के कई मामले पहले भी भोपाल में आ चुके हैं। 4 करोड़ के फ्रॉड में फंसाने की धमकी दी उन्होंने और धमकी के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने डर से बाकायदा अमाउंट भी पे ट्रांसफ़र कर दिया। 2 दिन तक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई और इस तरह से पूर्व बैंक मैनेजर के साथ 68 लाख रुपए की ठगी की गई है। एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। आईएएस बनने घर से भागी साक्षी मामले में हाईकोर्ट का फैसला। बिहार के पटना में रहकर होगी साक्षी की आगे की पढ़ाई। बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सचिव की निगरानी में होगी साक्षी की पढ़ाई। बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सचिव है आईएएस वंदना प्रेयसी। पढ़ाई से लेकर सभी सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान। साक्षी की पढ़ाई रोककर परिवार करना चाहता था। उसकी शादी दरअसल बिहार से आकर भोपाल में रह रहा था परिवार और आईएएस बनने के लिए घर से भाग गई थी साक्षी। इंदौर में नौकरी के साथ कर रही थी पढ़ाई भी, तो नौकरी भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी और साथ ही साथ वो आईएएस भी बनना चाहती है। लेकिन परिवार चाहता था कि वो शादी करे और इसलिए साक्षी को घर से भागना पड़ा आईएएस बनने के लिए। और गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आपको याद होगा तो अभी कुछ साल पहले इस तरह की एक फिल्म भी आई थी जिसमें उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था और जब शादी का दबाव बनाया गया तो वो घर से भाग गई थी। ये केस भी लगभग वैसा ही है या क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इस मामले को पहले भी हमने उठाया था जब साक्षी अपने घर से भागी थी और उसके बाद 10 महीने के बाद जब पुलिस ने उसको ट्रेस करके पकड़ा था, जब उसको बरामद किया था इंदौर से, उस दौरान भी हमने इस मामले को उठाया था। उस दौरान ये कहा गया था कि जो साक्षी है उस दौरान हाई कोर्ट ने उसके परिवार को उसे सुपुर्द कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में ऐतिहासिक फैसला आया है। हाई कोर्ट ने साक्षी की पढ़ाई को लेकर पटना में एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है। जो सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी हैं वंदना परासिया, उनको अब नियुक्त किया गया है। अब वंदना परासिया के देखरेख में साक्षी की पूरी आगे की पढ़ाई की जाएगी और उसकी तमाम जो सुविधाएं हैं उसका ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे मामले को मैं बताना चाहूँ तो साक्षी 12वीं में टॉपर उसने किया था और उसके बाद वो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने ये डिसाइड किया था कि उसको उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसकी शादी करनी है और इसी के चलते साक्षी जनवरी में घर छोड़कर भाग गई थी और उसके बाद इंदौर में वो नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसके पिता ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को ये हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द साक्षी को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और करीब 10 महीने के बाद साक्षी इंदौर में मिली थी और पुलिस को जब साक्षी मिली तो उस दौरान वो इंदौर में रहकर नौकरी भी कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। इतना ही नहीं, जब साक्षी घर से भागी थी तो उसने साफ तौर पर अपने एक नोट में ये लिखकर छोड़ा था कि 2030 में वो आईएएस अधिकारी बनकर वापस लौटेगी। कहीं ना कहीं ये पूरी बात जब हाईकोर्ट के संज्ञान में आई तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले के बाद साक्षी के परिवार को भी फटकार लगाई थी और 5 दिन के लिए उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया था। और हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि 5 दिन तक परिवार का व्यवहार देखा जाएगा और उसके आधार पर आगे का जो निर्देश होगा हाईकोर्ट देगा। और अब हाईकोर्ट का ये निर्देश आया है कि साक्षी की जो आगे की पढ़ाई है वो पटना में होगी, क्योंकि उसका परिवार बिहार का ही रहने वाला था और भोपाल में रहकर जो उसके साक्षी के पिता है वो यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। फिलहाल अब ये हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक पटना में रहकर साक्षी की पढ़ाई की जाएगी और जिस आईएएस अधिकारी को इस पूरी पढ़ाई के लिए और साक्षी के लिए नियुक्त किया गया है
उनकी देखरेख में साक्षी की पूरी पढ़ाई की जाएगी और पढ़ाई की देखरेख की जाएगी और आईएएस की जो तैयारी वहां पे करना ठीक चाहते हैं, है। यूपीएससी की तैयारी जो वहां पे करना चाहती है, उसी की उन्हीं की निगरानी में की जाएगी। इसके अलावा अगर साक्षी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है या किसी भी तरह की सुविधा की उसको जरूरत पड़ती है, तो उन अधिकारी के माध्यम से उसकी वो जरूरत को वो पूरा किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो फैसला है अन्य लड़कियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जी। क्योंकि आज भी इस देश में कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन परिवार के दबाव की वजह से पढ़ नहीं बिल्कुल, और पाती ये हैं। केस कुछ जिस ऐसा ही है और उम्मीद करेंगे कि इससे जो है सीख लेंगे लोग, खास तौर पे पेरेंट्स की लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होना कितना ज़रूरी है, फिर उसके बाद शादी। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर डिटेल आपसे जानेंगे। भोपाल शहर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। 3 युवकों को निर्वस्त्र कर पीटने का वीडियो। एक ही गैंग के लोग युवकों को निर्वस्त्र कर पीट रहे हैं। इसमें 3 अलग अलग घटना के वीडियो की जांच शुरू हो गई है। निशातपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वीडियो। आरोपी और पीटने वाले पीड़ितों की नहीं हुई है पहचान। तो एक ही गैंग के लोग जो युवकों को निर्वस्त्र कर पीट रहे हैं और ये राजधानी का मामला है। 3 अलग अलग घटना के वीडियो की जांच भी शुरू हो गई है। गौरव गुप्ता हमारे साथ है। गौरव, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास है? ये जो वीडियो हैं, चूंकि एक ही गैंग के सभी बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग वीडियोस में नजर आते हैं और इस तरह ही मतलब इनका तरीका एक ही है युवकों को पीटने का। देखिए, भोपाल में अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था जैसे पूरी तरह से चरमरा चुकी है और जो बदमाश है उनके अंदर अब कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। लगातार इस तरह के मामले भोपाल में सामने आ रहे हैं और एक और मामला सामने आया है जिसमें हैरत अंगेज़ 3 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें 3 अलग अलग युवकों को निर्वस्त्र कर उन्हें बेल्ट से पीटा जा रहा है। देखिए, ये 3 अलग अलग वीडियो इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि इन तीनों वीडियो में जो लोकेशन है वो भी अलग है और जो जिनके जो फरियादी हैं वो भी अलग अलग हैं। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने जब छानबीन की तो ये बात सामने आई है कि ये जो वीडियो है करीब 1 साल पुराने हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि फरियादी इस मामले में पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते इस मामले में कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए हैं, ये एक पैटर्न भोपाल में देखने को मिला था कि यहाँ पे पहले ऐसे लोगों को उठाया जाता था, उनको किडनैप किया जाता था, फिर उनको बंद करके उनको निर्वस्त्र करके उनके साथ मारपीट की जाती थी। एक इस तरह का पैटर्न भोपाल में लगातार पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है और ऐसा ही अब ये वीडियो है ये सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही गैंग के, एक ही गिरोह के जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो समझ में आ रहे हैं और ऐसे में अब इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि जो 3 वीडियो सामने आए हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसे और भी लोग हों जिनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। अब फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर फरियादी पुलिस के पास पहुंचते हैं तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई भी फरियादी पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन पुलिस पता लगाने की कोशिश जरूर कर रही है कि जो आरोपी इस वीडियो में दिख रहे हैं ये आखिर कौन है और जो फरियादी ये कौन है। हालांकि अगर जानकारी ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। दमोह जिले के हटा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। मड़ियादो बस स्टैंड पर एक व्यक्ति को जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। विंती गांव निवासी हीरालाल प्रजापति के पैरों की जंजीरों से जकड़कर उसे बड़ा ताला डाल दिया गया ताकि वो कहीं चल फिर ना कर सके। जंजीर के कारण पीड़ित सड़क पर घिसट घिसट कर रेंगते हुए चल रहा था। हाथों की जंजीरें तो उसने किसी तरह खोल ली थी, लेकिन पैर में जंजीर बंधी रही। पीड़ित का कहना है कि वो शराब और नशे का आदी है, जिसे छुड़वाने के लिए उसकी पत्नी और बेटे ने उसे जंजीरों से बांधा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर है। इस मामले की जानकारी जैसे ही मड़ियादो पुलिस को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मानवता दिखाते हुए जंजीरें खोलकर पीड़ित को बंधन मुक्त किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर परिवार ने इस व्यक्ति के साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों किया। और अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जंजीरों से जकड़ा था युवक, ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। साथ ही साथ अनिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस मामले में पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है? जंजीरें तो खोल दी थी, परिवार की अपनी परेशानियां हैं क्योंकि ये नशे का आदी है और हो सकता है कि इसकी वजह से ये दूसरे लोगों को भी परेशान करता हो, मानसिक रोग भी बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? सोनल जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो पूरा मामला हटा विभाग की मड़ियादो थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर मड़ियादो में एक बिंची निवासी हीरालाल प्रजापति, जो कि जिसको उसके पैर में एड़ियों से जंजीरों से बंधा हुआ, हाथ पैर भी बंधे हुए और रहता हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसकी सूचना मड़ियादो थाना
फारी खोद दी गई समाज सेवियों द्वारा, जिस पर शिवांगिनी गर्ग जो बढ़िया थाना प्रभारी है उनके द्वारा वो गई और उनके जंजीरों से उसको मुक्त कराया गया। वही पीड़ित का आरोप है कि मैं शराब पीने का आदी हूँ, शराब पीने के आदी के कारण मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने मुझे इस तरह की जंजीरों में बांधा है, जंजीरों में बांध के रखा है। वही और जानकारों की माने तो जिन जो आसपास के लोग उनके द्वारा बताया गया कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण घर परिवार को परेशान करता था, इस कारण से उसकी पत्नी और ये बांधा है। लेकिन कहीं न कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है और वही थाना प्रभारी के द्वारा छुड़ाया गया है और मामले को संज्ञान में लेकर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सोनल। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में भारतीय मूल की मादा चीता मुखी ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। ये उपलब्धि भारत के चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। मां और उसके शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसा पहली बार है जब भारत में जन्मी किसी मादा चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। लगभग 33 महीने की मुखी अब प्रोजेक्ट चीता की पहली ऐसी मादा भी बन गई जिसने 5 शावकों को जन्म देकर संरक्षण प्रयासों की सफलता को मजबूती दी है। तो कई सारी नेगेटिव खबरों के बीच एक पॉजिटिव खबर, प्रोजेक्ट चीता को मिली है सफलता। 5 स्वस्थ शावकों को मुखी ने जन्म दिया। महावीर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, कई तरह के कह रहे हैं कि साथ ही साथ रिकॉर्ड भी बने इसके पहले इस तरह की सफल प्रजनन, वो भी भारतीय चीता मादा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास जो इसको खास बनाती है, मुखी और उसके शावकों को खास बनाती है? उनका नाम भी दर्ज हुआ है, सब कुछ जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये जो आज मुखी मादा चीता ने जो 5 शावकों को जन्म दिया है उसके बाद मध्य प्रदेश भारत और श्योपुर कुल्लू नेशनल पार्क के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 17 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से उसके बाद जो मुखी की मां थी ज्वाला, उसने 20 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें 20 शावकों की से मौत हो गई थी। लेकिन जो मुखी बची थी उसको काफी प्रयास किया गया था और प्रयास करने के बाद मुखी को बचाया गया और आज वही परिणाम सामने आया कि मुखी ने एक भारत में ही जन्म दिया और कुल्लू नेशनल पार्क में जन्म दिया। उसके बाद 5 शावकों को भी जन्म दिया, जो कुल्लू नेशनल पार्क के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बात करें हम कुल्लू नेशनल पार्क की, तो कुल्लू नेशनल पार्क में लगातार अब जिस प्रकार से मादा चीता जो जन्म दे रही है उसके बाद जो पुनवा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसकी उपस्थिति में देखा जाए तो करीब 29 चीते कुल्लू नेशनल पार्क में। जी महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस खुशी के साथ बधाई भी दी, सीएम ने भी बधाई दी और बस अब बच्चे स्वस्थ रहें। स्वस्थ 5 शावकों को जन्म दिया है मुखी ने। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर। आगे देखिए सवाल छत्तीसगढ़ का मेरे साथ।